नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी नेशनल इनकम मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूं। कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है और कब फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये सारा डिटेल मैं इस वीडियो में जरूर टोटल बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, यानी कि वीडियो को आपको कट नहीं करना है। टोटल आप देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूं मैं इसमें। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पढ़ना और जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस नोटिफिकेशन को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ ये किसके लिए है। देखिए, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25। ये देखिए, ये जो आपका इसमें होता क्या है, इसमें एक टेस्ट होगा आपका योग्यता की बेसिस, ठीक है। तो और एक आय होती है, एक तो टेस्ट हो गया, आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपकी आय भी देखी जाएगी, कितना इनकम है आपका, तो उस हिसाब से आपको ये इसका लाभ मिलने वाला है। तो ये डिटेल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आप बात करूँ, इस परीक्षा में इस परीक्षा में वे छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 22-23 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट है अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। देखिए, ये एलिजिबल मतलब इसमें फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने कक्षा 7 परीक्षा न्यूनतम 55%, यानी कि जो कक्षा 7 क्लास है आपका, वो आपने 55% में उसका नंबर, उसमें नंबर आपका आना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसको फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 55% नहीं है तो आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए अगर आप आते हैं तो आपके पास 50% होगा, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल है, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये इसमें क्लियर किया गया, ठीक है। तो ये जनरल और ओबीसी के लिए 55% है, और SC ST की बात करें तो 5% का छूट मिल रहा है, यानी कि 50% वाले इसको भर सकते हैं। और ये 50% की बात हो रही है, जो क्लास 7 की बात हो रही है। क्लास 7 में आपका 50% होना चाहिए SC ST के लिए, और जनरल ओबीसी के लिए 55% होना चाहिए, तब एलिजिबल है इसमें, ठीक है। कि ध्यान से आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर बताने वाला हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको कोई भी नोटिफिकेशन, इसका एग्जाम कब होगा, कैसे आपको एग्जाम करने के लिए जाना है, क्या सिलेबस रहेगा, सारी डिटेल मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक डिटेल में बताऊँगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो एक पेपर में आया था कि क्या उसका इंस्ट्रक्शन, उसके बाद मैं इसमें कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। देखिए, एक पेपर में आया था तो मैं उस पर भी दिखा देता हूँ। ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25, ये पेपर का भी है, जो कि मैं आपको बता दूं। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। देखिए, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 24-25 दिनांक 5 नवंबर 2023 को प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जाना है, ठीक है। 5 नवंबर 2023 को जितने भी जिला हैं उत्तर प्रदेश के, उन पे मतलब एक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी, मतलब कराई जाएगी ये। तो ये आयोजित कराई जाएगी, ठीक है। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। 23 अगस्त से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 18 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है, यानी कि 18 सितंबर तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन अतिरिक्त डाक द्वारा नहीं मान्य होगा, ठीक है। अगर आप डाक द्वारा भेजते हैं तो मान्य नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, इसमें क्लियर लिखा है। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने, यहाँ पे उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तथा परीक्षा संबंध में विस्तृत जानकारी ये वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे, यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी डिटेल में बता दूंगा मैं आपको। और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 24-25 में छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। 24-25 के छात्र छात्राएं जो है वो सम्मिलित हो सकते हैं। उनके नीचे दिया गया है कौन कौन, आप देखिए। नंबर 1, जिन्होंने शैक्षिक सत्र 22-23 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% से पास की हो, ठीक है। कक्षा 7 की जो परीक्षा है, कक्षा 7 में आपका 55% जो टोटल जो भी मार्क्स है उसमें 55% होना चाहिए, ठीक है। तो 55% अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आप 5% की छूट मिल जाएगी, यानी कि 50% आपके पास होगा, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, ठीक है। अंकों के साथ बात हो रही है।
ऐसे अब नंबर 2 की बात करें, ऐसे छात्र छात्राएं जो सत्र 23-24 के राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकास परिषद के विद्यालय कक्षा 8 में अध्ययनरत हों, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट स्कूल अध्ययन छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आर नहीं हो। आर का मतलब हुआ एलिजिबल नहीं है, मतलब उसके लिए वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो देखिए ऐसे छात्र छात्रा जो 24 राजकीय मतलब गवर्नमेंट या उसके साथ या स्थानीय कोई परिषद विद्यालय कक्षा 8 में अध्ययनरत था, ठीक है, कक्षा 8 में वो पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा उन्होंने दिया जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल, राजकीय यानी कि सरकारी, प्राइवेट में अध्ययन छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आर नहीं है। मतलब ये जो इन्होंने जो बोला है बताया, ये सभी कैंडिडेट क्या है इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। इनके तो इसमें जो भी इसमें जो भी इससे आते हैं तो वो उनको ये फॉर्म नहीं फिलअप करना है। ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है राजकीय आवासीय है, जो गवर्नमेंट आवासीय वाले और प्राइवेट में स्कूल वाले वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, और जो कक्षा विद्यालय 8 में अध्ययन कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मैं बारीक से बता दूँ तो थोड़ा डिटेल में ही बता देता हूँ। और जवाहर नवोदय विद्यालय वाले भी इसमें नहीं भरते हैं। केंद्रीय विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं छात्र वो भी इसके लिए नहीं भर सकते हैं। जो सैनिक स्कूल में वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस फॉर्म को आपको नहीं भरना है, कोई लाभ इसके नहीं मिलने वाला आपको। और उसके बाद ऐसे छात्र छात्रा हैं जिनके अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से 3,50,000 रुपये से अधिक ना हो, यानी कि आपका जो आय है, ठीक है, वो 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 साल की बात हो रही है, 3,50,000 रुपये अधिक नहीं। यहाँ पे हालांकि साल मेंशन नहीं किया है, लेकिन 3,50,000 एक ही साल की बात हो रही है, ठीक है। इस परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाएगा, यानी कि कोई फी आपको नहीं देना पड़ेगा, आप ये परीक्षा कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जब आप आवेदन करेंगे उस समय क्या होगा, तहसीलदार से या कोई सक्षम अधिकारी होगा, उससे जो आपने आय प्रमाण पत्र बनाया होगा वो वाला आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, ठीक है। जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तहसीलदार का होना चाहिए, कोई सक्षम अधिकारी होना चाहिए, उसके हाथ से बना हुआ आय प्रमाण पत्र हो, तब वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। क्लियर, कोई अगर दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जात, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, चुनौतीग्रस्त श्रेणी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत सक्षम प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। बाकी ये देखिए, स्वतंत्रता सेनानी हो गए, अनुसूचित जात, जनजाति, ये सारी इनको क्या करना है, उससे संबंधित अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जिनका जो कैटेगरी है वो उसी का अपना प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पूर्व निर्गत होना चाहिए, ठीक है। प्रमाण पत्र की जो है अंतिम तिथि पहले से निर्गत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाद में दे दें आके, कि वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण प्रमाण पत्र का अपलोड करने पर अभ्यर्थी का सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र जब आप अपलोड करेंगे तो अभ्यर्थी को क्या होगा, सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उसमें, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं निर्देश अंकित हैं, ठीक है। ऑनलाइन जो भी परीक्षाएं वो आपको निर्देश वो अंकित हैं, ठीक है। अब वो बाकी निर्देश मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। जो कि अभी मैं आपको नोटिफिकेशन बता रहा था, ठीक है, ये वाला नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है जो कि मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, नोटिफिकेशन अच्छे से आपको समझ में आएगा। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना, यानी कि आपकी जो आय है, आय का मतलब हुआ कि आपकी जो इनकम है और आपकी जो योग्यता है, मतलब कितनी जो आप जो टेस्ट होगा वो आपको पास करना होगा। तो नोट ये देखिए, इस प्रवेश परीक्षा छात्रा सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 22-23 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% से, और अनुसूचित जनजाति के 5% की छूट मिलेगी, जो कि अभी मैंने बताया था, ठीक है। ये डिटेल में आपको पता ही चल गया है। यानी कि जनरल ओबीसी के लिए 55% और बाकी जो है कैटेगरी के लिए 5% की छूट मिलेगी। 50% वाले वो एलिजिबल रहेंगे, वो अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। कक्षा 7 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और नंबर 2 की बात करें, वर्तमान सत्र में राजकीय, स्थानीय निकाय एवं शासकीय सत्ता विश्वविद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो भी छात्र छात्राएं आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024 में आवेदन कर सकते हैं। देखिए, वर्तमान में राजकीय यानी कि गवर्नमेंट में और स्थानीय निकाय एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो रहे हों वे भी छात्र छात्रा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024 में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करें, अभिभावक की कुल वार्षिक आय 3,50,000 से अधिक ना हो, यानी कि 3,50,000 होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर होगा तो आप वो एलिजिबल नहीं होंगे।
और नंबर 4 की बात करें, परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा। ठीक है, परीक्षा का जो आयोजन होगा, आपका जो जिला है वहाँ पे आपको एक केंद्र बनेगा, वहाँ आपको एग्जाम देना होगा। तो एक और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और नंबर 6 की बात करें, परीक्षा तिथि 5 नवंबर को निर्धारित की गई। आपकी जो एग्ज़ाम होगा, इनकी वो आपका जो एग्ज़ाम होगा 5 नवंबर 2023 को होने वाला है। तो ठीक है, इसका डिटेल मैं आपको वीडियो में तुरंत जैसे ये एग्ज़ाम का डेट आएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। नंबर से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता सेनानी स्थायी रूप से चुनौतीग्रस्त, अब ये मैंने ही बताया ही था आपको। अपलोड जैसा में अब जो उनका जो सर्टिफिकेट है वो अपना वही सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश, इस परीक्षा में छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 22 के कक्षा 7, अभी ये मैंने बताया था वही है, सेम दिया गया है। और नंबर 2 की बात करें, वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय एवं आवासीय सत्रों 8 में पढ़े हुए छात्र छात्राएं जो राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्र परीक्षा में 24-25 के आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आवासीय प्राइवेट स्कूल अध्ययन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। देखिए, ये क्लियर लिखा, ये लोग जो है परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। ये कॉलेज का नाम भी दिया गया है। और आवासीय प्राइवेट, ये लोग ब्लैक जो कर रखा है, ये लोग फॉर्म ना भरें क्योंकि ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नंबर 3 के बाद, इस परीक्षा में चयन उपरांत जब आपका चयन हो जाएगा तब कक्षा 9 में अध्ययन फ्रेश एवं कक्षा 10, 11, 12 में अध्ययन नवीनीकरण हेतु अर्ह लाभार्थी को छात्रवृत्ति क्लेम करने के लिए इस वेबसाइट के पोर्टल पर अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। देखिए, अब जब इसके लिए आपको एलिजिबल हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, कक्षा 9 में एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान देना इस चीज़ को, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। कक्षा 9 में एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, फ्रेश अध्ययनरत फ्रेश एवं ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। आप उसमें डिटेल अपना टोटल भर देंगे आप। उसके बाद 10 और 11, 12 में क्या करना पड़ेगा, आपको नवीनीकरण रिन्यूअल करना पड़ेगा तरीके से, और कुछ नहीं करना। और लाभार्थियों को छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ये लिखा है www.scholarship.gov.in पर। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाके अपना रिन्यूअल कर सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना डाटा स्वयं अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये काला वाला पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक निर्धारित निश्चित तक के लिए खुलता है। इस अवधि में यदि कोई लाभार्थी अपना डाटा पोर्टल अपलोड नहीं कर पाता है तो अपलोड करने से उपरांत यदि विद्यालय अधिकारी, नोडल ऑफिसर, तो इस तरह में जिला नोडल अधिकारी डीएनओ द्वारा संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि पर अभ्यर्थी द्वारा देखिए, इसमें सिंपल सा यही है कि कोई कुछ डेट निर्धारित किया, जैसे कि 18 सितंबर लास्ट डेट है, आप उस समय आप अपना डाटा फिल नहीं कर पाते हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी है। नोडल सेंटर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कोई गलती हो जाती है तो सत्यापन संबंधी किसी प्रकार की अगर गलती भी होती है वो भी आपको उसी टाइम नोडल ऑफिसर से मिलना है और अपना करेक्ट करवा लेना है। वहाँ से संपर्क करके पोर्टल खुलवा कर खुलने मतलब पोर्टल जो है खुला हुआ है उससे बंद होने से पहले आपको ये करवा लेना है। बंद होने के उपरांत शब्द के लिए कोई क्लेम आवेदन स्वीकार नहीं होगा, यानी कि आप बंद होने से पहले ही टोटल करवा लेना है। ये चीज़ इसमें बोला गया है। तदुपरांत उसके बाद क्या होगा, संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अपलोड किए गए डाटा को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। फिर क्या करें, जो डाटा आपको अपलोड किया गया है वो वहाँ जो डाटा अपलोड किया गया है तो वहाँ से आपको एक तदुपरांत एक स्लिप कोई वो मिलेगा, स्लिप मिलेगा, यानी कि फॉर्म जो आप प्रिंट आउट करेंगे तो उसका क्या होगा, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक या जिला विद्यालय निरीक्षक अपलोड के डाटा को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन वो ऑनलाइन सत्यापित करेंगे उसको। और परीक्षा चयन उपरांत ही छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तब आपका चयन हो जाएगा तो कक्षा 9 से लेकर 12 तक की आपको छात्रवृत्ति यानी कि आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो मिल जाएगी। और कक्षा 9 से 12 तक राजकीय स्थानीय निकाय आवासीय सहायता जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्यालय सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय प्राइवेट को छोड़कर विद्यालय में निरंतर संस्थागत रूप में अध्ययनरत रहेंगे। ये चीज़ जो बार बार दे रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सबके लिए एलिजिबल रहेंगे, निरंतर चलता रहेगा। ठीक है। और नंबर 2 छात्राओं को कक्षा 8 की परीक्षा में न्यूनतम 55%, जो कि अभी मैंने बताया था, ये सेम है प्रोसीजर है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है कि 55% ये चेंज होगा 8 के बाद चेंज हो जाएगा। ठीक है, 8 के बाद चेंज होगा। तो इसमें लिखा है कि तथा छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए कक्षा 9 और 11 की उत्तीर्ण कक्षा 10 की परीक्षा में न्यूनतम 60%, ठीक है, तब 5% हो जाएगा और 5% की छूट हो जाएगी। SC/ST के लिए उनको 55% अंक लाना होगा अगर उनको स्कॉलरशिप चाहिए तो। ठीक है। और नंबर 3, प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रों को नवीनीकरण NSP पोर्टल के अपलोड एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। देखिए, ये आपका जब आप जब प्रत्येक वर्ष परीक्षा का उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रों को नवीनीकरण हेतु
देखिए जब आपका ये परीक्षा आपका पास हो जाएगा, उसके बाद हर साल आपको नवीनीकरण करना पड़ेगा। उसके लिए एनएसपी पोर्टल पे आपको जाना है, वहाँ से अपना डाटा अपलोड करना है। उसका वीडियो मैं डेली बनाता ही हूँ, आप मेरे वीडियो सारे देख सकते हैं उसमें आपको क्लियर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि अभी मैंने देखिए सबसे ज़्यादा एनएसपी का ही इन्फॉर्मेशन दिया है, जानकारी दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है और डिटेल में हर बार मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक चीज़। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कोई भी दिक्कत है तो। जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति को लाभ, देखिए अगर देखिए ये आपको यही इसमें ये पॉइंट में बोला गया कि अगर आप ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपको यही स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ऐसा नहीं आप यहाँ से भी स्कॉलरशिप उठा रहे हैं, किसी और योजना से स्कॉलरशिप उठा रहे हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो आपको सिर्फ एक ही का लाभ मिलेगा, दो योजनाओं में नहीं। ठीक है, दो योजनाओं में नहीं मिलेगा, एक ही योजना में आपको लाभ मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 4, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति को परीक्षा में सफल फ्रेश नवीनीकरण हेतु लाभार्थी खाते भारतीय स्टेट बैंक या किसी पब्लिक सेक्टर में अथवा किसी शेड्यूल बैंक जिसमें कोर बैंकिंग सुविधा हो खुलवाकर उनके आधार पर संबंध करवाना अनिवार्य है। यानी कि देखिए आपको जो आपका जो स्कॉलरशिप आएगा तो उसमें आपको भारतीय स्टेट बैंक का खाता, पब्लिक सेक्टर बैंक या अथवा किसी शेड्यूल बैंक जिसमें कोर बैंकिंग की सुविधा, जिसमें कोर बैंकिंग की सुविधा हो उसमें खुलवाकर आप आधार से संबंध करवाना अनिवार्य है। ठीक है, उसमें आपको खुलवाना जिसमें कोर की सुविधा हो। ठीक है, परीक्षा में सम्मिलित होने पर संबंधित देखिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या क्या देखिए आपको करना होगा। नंबर 1, प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास रख लें। ठीक है, प्रवेश पत्र डाउनलोड कीजिए एक और उसका फोटो कापी अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटे पूर्व आपको केंद्र पर पहुंच जाना है और रोल नंबर के निर्धारित स्थान पर आपको पहुंच जाना है, ग्रहण कर लेना आप। नंबर 3, कैलकुलेटर गणितीय टेबल पर किसी प्रकार का रेडी कर परीक्षा लेकर ना जाए, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ लेकर नहीं जाना है जो कैलकुलेटर हुआ, मोबाइल हुआ, ये सारी चीज़। परीक्षा सत्र में 2 भागों में आयोजित होगी, आपकी जो एग्जाम होने वाला है 2 भागों में होगा। प्रथम भाग रहेगा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है, जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण होगा जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका 90 प्रश्न आने वाले हैं उसमें। और द्वितीय रहेगा आपका शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, जिसमें 90 विकल्प रहेंगे, जिसमें 35 विज्ञान के और 35 सामाजिक विज्ञान के, 20 प्रश्न गणित के होंगे ये टोटल। ठीक है, साफ साफ लिखा, अच्छे से समझ सकते हैं आप। नंबर 5, प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। ठीक है, शारीरिक रूप से, और जो शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त है 120 मिनट का टाइम उनको मिलेगा। ठीक है, आपको तो 90 मिलेगा, लेकिन जो थोड़ा विकलांग है, शरीर से कुछ कमी है उनके अंदर, तो उनको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। तथा द्वितीय भाग के लिए 90 मिनट का भी आपका, और जो शरीर से ग्रस्त है उनको लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। नंबर 6, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ऋणात्मक अंक नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन का 1 ही नंबर है, लेकिन आपका कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, आप आराम से सारे से सारे टिक करके आइएगा। ठीक है, मेरी तरफ से। प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक के उत्तर पर निर्धारित स्थान रखना। देखिए प्रवेश पत्र में जो अनुक्रमांक दिया गया यानी कि रोल नंबर दिया गया, उत्तर पर निर्धारित स्थान पर लिखना होगा आपको, जहाँ पे दिया गया वहीं पे लिखना है, ऐसा नहीं कहीं और लिख दें आप। उत्तर पत्र पर अथवा उत्तर पुस्तिका में किसी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना है, यानी कि आपको देखिए जो आपको कौन सा सीट मिलेगा उसमें आपको कहीं पे नाम नहीं लिखना है अपना, वो रोल नंबर ही लिखा जाएगा, रोल नंबर ही आपको लिखना है, ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है। उत्तर देने के लिए केवल नीली व काली पॉइंट पेन का ही प्रयोग है। देखिए उत्तर देने के लिए एक काला पेन, नीला पेन आपको यूज करना है, ग्रीन ब्लू येलो कुछ भी नहीं आपको यूज करना है, आपको सिर्फ नीला और काला आपको यूज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं लाल और ग्रीन ऐड करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। उत्तरों के प्रश्न के अनुसार ही अंकित करना है। ठीक है, नंबर 10, कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना। ठीक है, कक्षा के जो आपको एग्जाम देने जाएंगे वो निरीक्षक होगा, उनका आज्ञा का आपका पालन करना। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर आपको बता ही दिया। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन ही लिया जाएगा आपका। नंबर 13 की बात करें, परीक्षा की तिथि तथा समय, 5 नवंबर को आपको एग्जाम होने वाला, सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा और दोपहर में 11 बजे तक आपका एग्जाम चलने वाला है। जो शारीरिक रूप से थोड़ा ग्रस्त हैं तो उनका 8 बजे से स्टार्ट होगा, 12 बजे तक चलने वाला है। ठीक है, और नंबर 14 की बात करें, आवेदन पत्र के साथ तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, बाकी मैं एक एक डिटेल बताऊंगा, आप कमेंट में जरूर बताइए कि जो भी आपका कन्फ्यूजन है, फॉर्म कैसे भरना है, आपका एग्जाम आएगा तो क्या करना होगा, एग्जाम में क्या डिटेल आएगा, क्या सिलेबस रहेगा, सारी डिटेल मैं बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण, देखिए आवेदन पत्र आप जो पढ़ेंगे तो तहसील द्वारा निर्गत होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं कहीं और से वो नहीं होना चाहिए। इसे आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग या सुंदर जो है आपको उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए जो इसमें लिखा हुआ है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त जो लोग हैं उनके लिए संबंधित रोग द्वारा निर्गत होना चाहिए,
यह प्रमाण पत्र जनपद सीएमओ द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। देखिए जो विकलांग वगैरह हैं तो उनको क्या है, सीएमओ द्वारा जो है वो प्रमाण पत्र उनका बना होना चाहिए, और विकलांगता का प्रतिशत 40% कम होने पर संबंधी को लाभ देय नहीं होगा। ठीक है, 40% अगर आपको विकलांगता पाई जाती है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, कम से कम 50% होना चाहिए, यानी 41% तो होना ही चाहिए, तब आपको इसका लाभ मिलेगा विकलांगता का। नंबर 16, परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उत्तर कक्ष निरीक्षक के पास जमा कर दें अपनी। ये तो आपको पता ही होगा। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। तो ये सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर बता दिया है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कुछ कन्फ्यूजन है। अगर तो आपको कुछ कन्फ्यूजन है आप हमको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।